नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अक्ष ऑप्टी फाइबर लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस सेगमेंट देखेंगे और साथ ही में इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के फाइनेंशियल, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो, साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज, इन सब के बारे में हम स्टेप टू स्टेप डिटेल्स देखेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि अक्ष ऑप्टी फाइबर ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और हमें कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो अक्ष ऑप्टी फाइबर ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक रोड, साथ ही में इम्प्रीगेंटेड ग्लास रिवॉल्विंग रेनफोर्समेंट और साथ ही में ऑप्थेल्मिक लेंसेज, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें डोमेस्टिक के साथ ही में इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी ई गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सर्विस है, जिसमें हमें 10,000 प्लस ई गवर्नमेंट कियोस्क से वो स्टेट ऑफ राजस्थान में यहाँ पर कंपनी के देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी स्मार्ट सिटी और उससे रिलेटेड जो टर्नकी सॉल्यूशन है और FTTH है, उसमें भी जो सर्विस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है और साथ ही में ई गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस देखने को मिला है। लेकिन कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आता है वो मोस्टली अगर हम देखेंगे तो टेलीकॉम सेगमेंट से आता है, जो कि फ्यूचर में ग्रोथ होने के पोटेंशियल ज़रूर है। लेकिन इसमें कंपनी का बिजनेस कैसा है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। और उस बिज़नेस में कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विस है, जिसमें कंपनी के पास वेरियस प्रोडक्ट्स के रेंज के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, केबल रेनफॉर्मेंस सोल्यूशन, साथ ही में नेटवर्क कनेक्टिविटी, एनर्जी इफिशिएंसी प्रोडक्ट्स और ऑप्थेल्मिक लेंसेज हमें देखने को मिले। तो ये सब कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस हमें यहाँ पर देखने को मिले। और कंपनी का अगर हम जोग्राफिकली रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी 60% का रेवेन्यू है वो इंडिया से यहाँ पर जनरेट करती है और अदर 40% कंपनी आउटसाइड इंडिया से जनरेट करती है। तो इंडिया के साथ ही में इंटरनेशनल मार्केट दोनों कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कंपनी का क्लाइंट बेस अगर हम देखेंगे तो कंपनी वेरियस और बहुत ही बड़े कंपनी के साथ काम करती है, जिसमें BSNL, MTNL, रिलायंस जियो, इंफोकॉम, इंडियन ऑयल, NTPC, पावर ग्रिड, हनीवेल, लार्सन एंड टर्बो, रेलवे, डिफेंस। तो इन कस्टमर्स के साथ कंपनी काम करती है। और साथ ही में कंपनी वेरियस ई गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सर्विस है वो प्रोग्राम वन स्टॉप आकाश, जो कि गवर्नमेंट राजस्थान के साथ यहाँ पर काम करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी हमें इस कंपनी का यहाँ पर कस्टमर्स देखने को मिला है। तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो भी हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का जोग्राफिकली अगर हम रीच देखेंगे तो कंपनी वेरियस डेस्टिनेशन को यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है, जिसमें हमें USA, साउथ अमेरिका, यूरोप, CI, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, आसिया। और साथ ही में कंपनी ने रिसेंटली 2 मेजर इंटरनेशनल टेंडर्स है वो भी यहाँ पर जीते। तो कंपनी का जोग्राफिकल रीच भी अगर हम देखेंगे तो वेरियस इंपॉर्टेंट कंट्री को कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर। और साथ ही में कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट का प्लान अगर हम देखेंगे तो वेरियस कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काम किया है, जिसमें कंपनी ने कोटिंग मटेरियल्स और 6 न्यू वेंडर्स, जिसमें कि मेजर रॉ मटेरियल्स होता है OF और OFC, इनमें यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया है। और साथ ही में कंपनी वेरियस वेंडर्स के लिए हमें यहाँ पर डिस्कशन में यहाँ पर देखने को मिली। तो कंपनी का जो रिसर्च और डेवलपमेंट का प्लान्स है वो कंपनी के लिए एक अच्छा हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, साथ ही में कंपनी ई गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी के पास हमें बहुत ही अच्छे कस्टमर्स देखने को मिले और इंडिया की टॉप कंपनियां हमें देखने को मिली। साथ ही में कंपनी का एक्सपोर्ट भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बड़े कंट्रीज़ को कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी कंपनी का प्लान हमें अच्छा देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये सब देखने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बिजनेस के साथ ही में अपने फाइनेंशियल कैसे डिलीवर कर पाती है वो भी हमें देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 175 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो बहुत ही छोटी कंपनी अभी नज़र आ रही है। इसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 9.05 और ROE 8.02 है। तो दो मेजर रेशोज़ में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वहाँ में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने सभी सेगमेंट में कैसा नंबर डिलीवर किया है वो देखेंगे।
और सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 600 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का सेल्स है वो हमें मैक्सिमम टाइम ड्रॉप होते हुए देखने को मिला। और ये कंपनी का सेल्स ड्रॉप होते होते ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी 265 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी के सेल्स में हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी के इस सेल्स के कंपैरेटिवली एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा जनरेट किया है, जो कि इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में है। लेकिन जिस तरह कंपनी के सेल्स के नंबर डाउन होते हुए देखने को मिले और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस कभी ज़्यादा और कभी कम होता देखने को मिला, उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर पॉजिटिव में ज़रूर है, लेकिन इसमें हमें बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले, कभी डाउन होते और उसके बाद फिर से कंपनी उसको बढ़ाती है। तो बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर्स में देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो उसमें भी कंपनी के नंबर से वो हमें अप एंड डाउन्स करते हुए देखने को मिले, तो उसमें भी कंपनी को स्टेबल परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 21 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल भी कंपनी प्रॉफिट में रही। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 5 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट हमें लॉस में देखने को मिला। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे, मतलब कंपनी ऑपरेटिंग प्रेसेस पर प्रॉफिट में है लेकिन उसके बावजूद नेट प्रॉफिट कंपनी का लॉस में है। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे, इन कंपनी को जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन चुकाना पड़ रहा है उस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से यहाँ पर लॉस में जा रहे हैं। तो उस वजह से कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, जो कि हम कंपनी के बैलेंस शीट में देखने वाले। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर पिछले 5 सालों में लॉस में है, जो कि किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ते उसी मल्टीप्लाई में कंपनी का शेयर ट्रस्टली बढ़ता है। लेकिन नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर निगेटिव में है, जो कि इस कंपनी के शेयर को ट्रस्टली बढ़ने में मदद नहीं कर सकते, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 6 करोड़ के लॉस में और उसके कंपेरेटिवली 183 करोड़ का बोरिंग्स कंपनी के ऊपर है। तो रिजर्व लॉस में और साथ ही में कंपनी के ऊपर रिजर्व के कंपेरेटिवली बहुत ही बड़ा बोरिंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी वीक कर रहा है। और कंपनी के ऊपर जो कंसिस्टेंट बोरिंग्स है उस वजह से कंपनी को बहुत ही इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी पॉजिटिव में होने के बावजूद कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस कर रही है। तो कंपनी को बोरिंग्स यहाँ पर कम करना पड़ेगा और साथ ही में रिजर्व लॉस में गए वो फिर से रिकवर करके पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में आ पाएगा। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में। तो कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रहे हैं उसका जो कैश है वो यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिला, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस कर रहे हैं और इसी वजह से कंपनी का अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है और इसमें स्टेबिलिटी कंपनी यहाँ पर जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ ही में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी को जो नंबर्स है वो पॉजिटिव में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो जो अभी अनस्टेबल है वो यहाँ पर हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिलेगा और कंपनी के नेट कैश फ्लो के नंबर पॉजिटिव में देखने को मिलेंगे। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो पिछले 3 से लेकर 4 साल में कंपनी ने कंसिस्टेंट डेप्टर डेज में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके ये नंबर कम किए। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कंपनी ने कंसिस्टेंट नंबर से वो अपने यहाँ पर कम किए। तो डेप्टर डेज कम होना इसका मतलब कंपनी को डेप्टर्स से पेमेंट लेने में कम समय लग रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और इन्वेंट्री कम होना मतलब कंपनी अपनी इन्वेंट्री जल्दी यहाँ पर अपने कस्टमर्स को बेच पा रही है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों में कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 27% की हिस्सेदारी है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हुई है। एफआईएस की हिस्सेदारी कंपनी में 0 है। पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो मेजॉरिटी स्टेक हमें कंपनी के पब्लिक के पास देखने को मिले, जो कि 73% के। और कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक पब्लिक के पास है ना, वो कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है, जो कि इस कंपनी के बारे में अभी हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम अक्ष ऑप्टिफाइबर कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करती है और कंपनी का जो क्लाइंट बेस है उसमें हमें बहुत ही बड़े कस्टमर्स देखने को मिले। लेकिन कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो कंपनी के फाइनेंशियल को यहाँ पर वीक कर रहा है
और कंपनी का जो बोरिंग्स है उस वजह से कंपनी को जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन चुकाना पड़ रहा है, उस वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिव में नंबर डिलीवर करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लॉस में जा चुका है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक निगेटिव साइन है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो कंसिस्टेंट पॉजिटिव और निगेटिव में नंबर डिलीवर कर रहा है, तो उस वजह से इसमें भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। और साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व लॉस में है और उसके कंपेरेटिवली बोरिंग ज़्यादा है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को यहाँ पर वीक कर रहा है। तो इन सेगमेंट में कंपनी को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तभी ये कंपनी हमें नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में, साथ ही में कंपनी के बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी, और तभी हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो सिर्फ कंपनी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करती है, उस वजह से हमें ब्लाइंडली कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और साथ ही में कंपनी बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करती है, इस वजह से हमें इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं करना चाहिए जब तक कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में नंबर पॉजिटिव में नहीं जनरेट कर दी। और उसके लिए कंपनी को बोरिंग्स यहाँ पर कम करना पड़ेगा, और इसीलिए हमें कंपनी का जो बोरिंग सेक्शन है उसके ऊपर कंसिस्टेंट फोकस देना पड़ेगा, और उसमें कंपनी अगर बोरिंग्स कम कर दी तो ही हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तब तक हमें कंपनी में बिल्कुल बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।